वेलकम टू द आरजीएम। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर मन तांबा, या आप कह सकते हैं तांबे का निष्कर्षण। तांबे का निष्कर्षण हम किस प्रकार से करते हैं इसकी बात हम करेंगे। तो मैं पहले बता चुका हूं आपको किस प्रकार से निष्कर्षण की क्रिया में जो पद आते हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से निष्कर्षण होता है। लेकिन हम इसको एक अरेंजमेंट वे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि किसी भी धातु का निष्कर्षण हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे हमें वहां पर कर लिखना है कि इस धातु के मुख्य अयस्क निम्नवत है। इस धातु के, यानी कि हमारे पास इस धातु में कौन सा, कॉपर। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कॉपर के मुख्य अयस्क निम्नवत है। ठीक है, कौन कौन सा मुख्य अयस्क? देखिए, कॉपर के कई अयस्क है। सबसे पहला अयस्क है, इसका नाम आप लोग जानते हैं, ये हमारा है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट जो है इसे हम लोग कैल्को पाइराइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्को पाइराइट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। दूसरा हमारा है वो है कॉपर ग्लाउंस। यह ग्लाउंस जो है यह भी सल्फाइड अयस्क है, और इसमें हमारे पास जो है ये होता है Cu2S। तीसरा जो प्रमुख अयस्क है कॉपर का वो है, वह कौन सा है? तो तीसरा जो हमारा है इसे कहते हैं हम लोग क्यूप्राइट। क्या कहते हैं? क्यूप्राइट। क्यूप्राइट जो है इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। इसके बाद चौथा हमारे पास एक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मालाकाइट। मालाकाइट भी इसी का अयस्क है, और एक हमारे पास इसका एक दूसरा भी अयस्क होता है जिसका नाम है एजुराइट। ठीक है, मालाकाइट और एजुराइट क्या है? देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा आपको इनके सूत्र में सिमिलरिटी मिलेगी, और ये दोनों एक दूसरे से काफी रोचक अंदाज में एक दूसरे से अलग है। देखिए, जैसे कि मालाकाइट का फॉर्मूला होता है CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3, और हमारा एजुराइट है इसका फॉर्मूला होता है, इसको आगे कर दीजिए, 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। तो सबसे पहला काम किसी भी धातु का निष्कर्षण लिखने के दौरान, कि कॉपर, जैसे कि कॉपर का लिख रहे हैं हम, तो कॉपर के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं? तो कॉपर के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं? कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लाउंस, एजुराइट, मालाकाइट, क्यूप्राइट, ये सब इसके मुख्य अयस्क हमारे हैं। इन अयस्कों में से इसका जो है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मुख्यतः कॉपर का जो निष्कर्षण होता है यह होता है कॉपर पाइराइट के द्वारा। जो कॉपर है इसका निष्कर्षण मुख्यतः हमारे पास किससे होगा? तो कॉपर पाइराइट के द्वारा होगा। कॉपर पाइराइट इसका सबसे प्रमुख अयस्क है। तो सबसे पहले क्या किया कि हमने लिखा कि कॉपर के मुख्य अयस्क निम्नांकित है। नीचे फिर लिखेंगे कि कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो कॉपर का प्रमुख अयस्क जो है यह है, इसका नाम हमारा है कॉपर पाइराइट या कैल्को पाइराइट है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यहां कंप्लीट हुआ कि इसका मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट है। इसके नीचे लिखेंगे, और कॉपर पाइराइट से कॉपर का जो निष्कर्षण होता है वह निम्नांकित पदों में होता है। यानी कॉपर पाइराइट जो हमारा है इससे कॉपर का निष्कर्षण हम करेंगे। इसको करने के लिए हमारे पास कई स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स को हम लोग यहां पर देखेंगे। आप लोगों में से कई लोग डॉक्टर के पास गए होंगे। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहला काम होता है वहां रजिस्ट्रेशन का। यानी कि कहीं भी जाइएगा तो पहले वहां पर डॉक्टर के जो लोग होते हैं वो अपना नाम लिखते हैं, पेशेंट का फीस जमा होता है। तो यहां जो है किसी भी निष्कर्षण के लिए आप समझ लीजिए कि सबसे पहला काम क्या है कि जिस धातु का आपको निष्कर्षण करना हो उस धातु के प्रमुख अयस्कों का आप नाम और सूत्र लिखिए। सबसे पहला काम, जैसे कि ये मैंडेटरी, कहीं भी जाइए, किसी भी आप सरकारी अस्पताल में जाइए या प्राइवेट अस्पताल में जाइए, पहले जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पुर्जा बनवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
तो किसी भी धातु का निष्कर्षण पूछे तो सबसे पहला काम बिना कुछ के उसके प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए। अब वहां जब जाइएगा, जब पुर्जा बन जाएगा, तब पूछेगा आपको समस्या क्या है, तब बताया कि नहीं इस डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें कॉमन होती है। जैसे कि वहां पर कॉमन ये है कि जब आप जाते हैं तो पहले आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं डॉक्टर के जो कर्मचारी होते हैं। तो इसी प्रकार ये कॉमन है। इसके बाद सबसे प्रमुख कार्य जो कॉमन है वो है सांद्रण। कोई भी धातु का निष्कर्षण कीजिएगा तो सबसे पहला स्टेप होगा उसके अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है कि किसी भी अयस्क के सांद्रण की कई विधियां हैं। उन विधियों में से हर एक अयस्क की अलग अलग उसकी प्रकृति है और उस प्रकृति के मुताबिक उसका सांद्रण किया जाता है। तो देखिए हमारे पास जो अयस्क है जिससे हम कॉपर का निष्कर्षण कर रहे हैं वो अयस्क है कॉपर पायराइट। और कॉपर पायराइट कैसा अयस्क है? तो यहां पर आपको दिख रहा है सल्फर, यानी कि यह एक सल्फाइड अयस्क है। और चूंकि यह एक सल्फाइड अयस्क है, इसका सांद्रण किस विधि से होगा? तो आपको पता है इसका सांद्रण होगा झाग उत्प्लावन विधि, जिसे हम लोग फैन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। झाग उत्प्लावन विधि से होगा तो क्या लिखना है इसमें? तो यहां पर लिखेंगे सांद्रण, यानी कि इसके कॉपर पायराइट से कॉपर धातु के निष्कर्षण के निम्नांकित चरण है। ठीक है, कौन कौन से चरण है? इसमें सबसे पहला चरण है सांद्रण। चरण होगा कौन कौन, ये पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि कौन कौन सा चरण आपका यहाँ पे होता है मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर किसी भी धातु का निष्कर्षण कीजिएगा उसमें अलग अलग चरण होते हैं। देखिए मैं बता दे रहा हूं इसको भी कि सबसे पहले कॉपर के निष्कर्षण में कौन कौन सा स्टेप होगा, इसे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा कॉपर के निष्कर्षण में, तो वो तो आप समझ रहे हैं अयस्कों का नाम लिखना। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अयस्कों का नाम लिखना है। ये सबसे मैंडेटरी है, ये सब में होता है। इसके बाद पहला स्टेप जो होगा वो होगा सांद्रण का। यह सांद्रण किस विधि से करते हैं? झाग उत्प्लावन विधि से करते हैं। दूसरा इसके बाद स्टेप होगा वो होगा यदि तापीय, यानी कि हमारे पास आप उस्मान के द्वारा जो आप धातु कर्म कर रहे हैं, तो यहां पर इसके बाद क्या कहते हैं, पायरोमेटलर्जी यदि हो रही है तो यहां पर भर्जन या निस्तापन होगा इसका। इसके बाद तीसरा स्टेप कॉपर के निष्कर्षण में आता है वो होता है प्रगलन। और चौथा स्टेप जो यहां पे आता है उसका नाम है बेसेमरीकरण। और लास्ट स्टेप इसका है शोधन। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी कॉपर का निष्कर्षण होगा तो अयस्कों का नाम लिखने के बाद ये 5 स्टेप्स इसमें आते हैं। सबसे पहला स्टेप सांद्रण। सांद्रण में क्या करेंगे? तो सांद्रण में जो है यह इसका सांद्रण की बॉक्साइट यहां पर लिखेंगे आप क्या? यहां पर आप लिखेंगे कॉपर पायराइट अयस्क का सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। इसमें चूर्णित अयस्क को क्या करेंगे? अयस्क को चूर्णित करेंगे। चूर्णित अयस्क को जो है तेल मिश्रित जल से भरे टैंक में डाल दिया जाता है और वहां पर तेज हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं। जब तेज हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं तो ऐसा करने पर क्या होता है? तो जब तेज हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है तो उसमें झाग बनता है और अयस्क के कण हल्के होने के कारण झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं, जिन्हें छान कर अलग कर लिया जाता है। सांद्रण की बात को समझ गए? किस विधि द्वारा करेंगे? झाग उत्प्लावन विधि द्वारा। इसमें क्या करेंगे? चूर्णित अयस्क को तेल मिश्रित जल से भरे टैंक में डाल दिया जाता है। इसके बाद तेज हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं। तेज हवा का जब झोंका प्रवाहित करते हैं तो वहां पर क्या होता है? तेज हवा का झोंका प्रवाहित करने पर उसमें जो क्या है कि झाग उत्पन्न होता है। जो झाग उत्पन्न होता है उसके साथ अयस्क के कण हल्के होने के कारण तैरने लगते हैं, जिन्हें छान करके अलग कर लिया जाता है और अपयस्क यानी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। अब दूसरा टर्म है भर्जन या निस्तापन।
तो सबसे पहले देखिए ये दोनों कार्य में सल्फाइड एस के साथ भर्जन होता है, निष्कापन का कार्य यहाँ होगा नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, भर्जन। भर्जन क्या होता है, तो भर्जन को हम लोग जानते हैं कि भर्जन को ही हम लोग अंग्रेजी में रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और भर्जन कहने का मतलब होता है कि वायु की पर्याप्त मात्रा में किसी भी पदार्थ को, यानी किसी भी सौंदर्य अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करना। कब तक गर्म करना, उसके द्रवनांक से कम ताप तक। तो सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भर्जन डाल के डैश डालेंगे, लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में, नियंत्रित मात्रा में, ये भी दो बात लिख सकते हैं, वायु की नियंत्रित मात्रा में उसके द्रवनांक से कम ताप तक गर्म करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। और इस दौरान होता है क्या, तो सबसे पहली चीज होगी, यदि इसमें नमी होगा वह नमी दूर हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या होगा कि गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, नमी का दूर होना। ये सबसे पहला मैंडेटरी है कि हर किसी का भर्जन या निस्तापन करवाइएगा तो उसमें से नमी दूर हो जाएगी। दूसरा, इसके बाद जो हमारे पास सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है, इसकी जैसे जो अशुद्धियां होगी वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगी, ये SO2 बना के उड़ जाएगा। ये O2 से अभिक्रिया कर लेगा, P4 प्लस O2, P2O5 बना करके ये भी उड़ जाएगा। और ये हमारा क्या है, O2 से अभिक्रिया कर लेगा AS2O3, ये भी क्या करेगा, ये भी उड़ जाएगा। यानी कि दूसरा कि सल्फर, फास्फोरस एवं आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर के वाष्पित हो जाती है। क्लियर। तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम होगा कि यहां पर जो है आप देख रहे हैं CuFeS2 ये टूट जाएगा। O2 ऑक्सीजन से भी क्रिया होगी, किससे टूटेगा, तो ध्यान देंगे ये टूटेगा हमारा, नीचे देखिए इसको, ये टूटेगा Cu2S में प्लस FeS में और प्लस में SO2, ठीक है। SO2 तो गैस बन के उड़ जाएगा। तीसरा ये होगा। और इसके दौरान मुख्य रूप से ये तीन काम है। और क्या होता है, और चौथा है कि कुछ जो है कॉपर सल्फाइड यानी Cu2S ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Cu2O बना लेते हैं। और कुछ FeS जो है ये O2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये FeO बना लेते हैं। तो आप लोग सौंदर्य समझ गए, सौंदर्य के बाद भर्जन समझ गए। तो यहां पर ये कार्य होता है। अब क्या करना है, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है परागलन। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारा तीसरा स्टेप होगा, ये पहला था, नंबरिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तीसरा स्टेप होगा, ये होगा हमारा प्रगलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग होता क्या है, आप लोग जानते हैं, स्मेल्ट माने पिघलाना, पिघलाने के लिए तो पहले गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रगलन की क्रिया में जो हमारे पास भर्जित अयस्क या निस्तापित अयस्क होंगे उनको क्या करेंगे, उनको कोक के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे, कोक के साथ। कोक के साथ गर्म करने का है, साथ में क्या डालते हैं, साथ में हम लोग सुद्रावक डालते हैं। सुद्रावक क्यों डालते हैं, ताकि उसमें जो अगलनीय अशुद्धियां है वो दूर हो जाए। हमने लोहे के निष्कर्षण में सुद्रावक का इस्तेमाल करने के लिए चूना पत्थर डाला था, चूना पत्थर टूट करके कली चूना दिया। लेकिन यहां पर क्या डालते हैं, तो यहां पर जो है हम सुद्रावक के रूप में सिलिका का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेत का इस्तेमाल करते हैं। रेत में क्या होता है, अधिकांश मात्रा में सिलिका पाया जाता है। तो प्रगलन क्या करेंगे, तो प्रगलन की क्रिया जो होगी ये कहां होती है, प्रगलन की क्रिया होती है वात्या भट्ठी में। कहां होती है प्यारे नौनिहालों, वात्या भट्ठी में। और इसमें करेंगे क्या, तो वात्या भट्ठी में हम डालेंगे भर्जित अयस्क। क्या डालेंगे, भर्जित अयस्क प्लस कोक। ये दोनों बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग डालेंगे सिलिका यानी कि रेत। रेत हम यहां पर डालेंगे, क्यों डालेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा जो अगलनीय अशुद्धि है ये अलग प्रकार का है। हम लोग लोहे के निष्कर्षण के दौरान चूना पत्थर का प्रयोग किए थे, लेकिन यहां पर हम लोग चूना पत्थर का प्रयोग ना करके यहां पर हम लोग जो है सिलिका यानी कि रेत का प्रयोग करेंगे। अब इसके दौरान होता क्या, ये देखिए,
इसमें जो है बहुत सिंपल है कि इसमें मुख्य रूप से हमारे पास जो है दो अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला क्रम यहाँ पे होता है, इसको लिखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है कि यहाँ पर जो FeS है, ये FeS क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया करता है, तो ये अभिक्रिया कर लेता है हमारे पास, यदि वहां पर Cu2O की कुछ मात्रा रही तो इससे अभिक्रिया करके ये FeO बना लेता है अब प्लस Cu2S। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास कुछ जो है FeS भी अभिक्रिया कर लेते हैं डायरेक्टली O2 से, अब बना लेते हैं FeO प्लस क्या हो जाएगा SO। और यहां पर जो FeO मिला, दूसरा कार्य क्या होता है, यह FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड अभिक्रिया कर लेता है सिलिका से SiO2 से। अब यह जब इससे अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, FeSiO3। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग धातु मल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धातु मल के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, पहले सांद्रण करेंगे, सांद्रण किस विधि से, झाग उत्प्लावन विधि से। भर्जन करेंगे यानी कि वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो वहां पर चार कार्य होंगे। सबसे पहला जो सब में होता है, नमी दूर हो जाएगी। दूसरा, सल्फर, आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी अशुद्धियां होगी, ये अपना ऑक्साइड बना करके दूर हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है हमारे पास प्रगलन की क्रिया करवाएंगे। प्रगलन की क्रिया कहां होती है, प्रगलन की क्रिया वात्या भट्टी में होती है। वात्या भट्टी का परिचय हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, कहां पे, लोहे के निष्कर्षण में। ठीक है, वात्या भट्टी में क्या होता है, गर्म हवा के झोंके से गर्म किया जाता है। इसके बाद भर्जित एस, वात्या भट्टी में भर्जित एस, कोक और रेत को मिला करके प्रगलन की क्रिया करवाई जाएगी, जहां पर दो कार्य होंगे। सबसे पहले जो FeS है, यह Cu2 से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड बना लेगा। कुछ FeS सीधा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके FeO बना लेगा, और उसके बाद यदि यहां पर जो FeO बन रहा है, यह SiO2 से अभिक्रिया करके धातुमल का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार हमारा प्रगलन होगा। प्रगलन के बाद हमारा जो अगला स्टेप है, इसका नाम है, देखिए क्या नाम है, बेसेमरीकरण। क्या नाम है इसका बेटा, इसका नाम है बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण की जो क्रिया होती है, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बेसेमराइजेशन। यह क्रिया कहां होती है, तो यह जो क्रिया होती है बेसेमराइजेशन की क्रिया यानी बेसेमरीकरण की क्रिया, यह बेसेमर परिवर्तक में होती है। कहां होती है, यह बेसेमर परिवर्तक में होती है। बेसेमर परिवर्तक में क्या है, तो बेसेमर परिवर्तक जो है एक नाशपाती के आकार का भट्ठी होता है, जिस भट्ठी में क्या होता है, यदि आप इसकी बात करें तो नाशपाती के आकार का भट्ठी, जिसको संरचना मैं आपको बता दूं, जिसमें जो है इसके आंतरिक सतह पर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सिलिका का अस्तर चढ़ा होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए आकृति इसकी कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की व्यवस्था होती है, नाशपाती के आकार का कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, इसके आंतरिक सतह पर जो है, यहां पर जो है आंतरिक सतह पे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे क्षारीय पदार्थों का यहां लेयर चढ़ा होता है। और इसमें खासियत क्या होती है, इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म हवा के पाइप के द्वारा इसमें गर्म किया जाता है। ये जो गर्म करते हैं, तो गर्म करने के दौरान क्या होता है, ये गर्म हवा का पाइप, जैसा कि आपने वात्या भट्टी में देखा कि ट्यूयर बोलते हैं, ट्यूयर का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यह बेसेमरीकरण की क्रिया है। यहां पर क्या होता है, इसमें करने के लिए क्या करते हैं, उसको समझिए पहले। देखिए प्रगलन की बात करें, प्रगलन से जो हमारे पास प्राप्त होता है, तो मैं आपको बता रहा था कि बेसेमर परिवर्तक जो है, यह एक नाशपाती के आकार की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, गर्म हवा का झोंका जो है ट्यूयर के माध्यम से दिया जाता है, और इसके आंतरिक सतह पर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे क्षारीय ऑक्साइडों की परत लगी होती है। अब देखिए यहां होता क्या है, एक स्टेप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रगलन की क्रिया होती है, तो प्रगलन की क्रिया के दौरान क्या होता है, तो प्रगलन की क्रिया के दौरान हमारे पास इसके की वात्या भट्टी के पेंदे में बच जाता है फेरस सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड का मिश्रण। यहां पे क्या बच जाता है, फेरस सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड का मिश्रण बच जाता है, जिससे हम लोग मैटे कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो मैटे है वो नीचे आ जाता है, पिघले के रूप में आता है, इसके ऊपर हमारे पास क्या रहता है, इसके ऊपर हमारे पास धातु मलबा करके निकल जाता है। देखिए तो यहाँ पे क्या करें, बहुत सिंपल सा काम, यहाँ पे भी कुछ क्रियाएं होती है जो केमिस्ट्री है। सबसे पहला क्रम यहाँ क्या होता है, बेसेमर परिवर्तक में रख के जब गर्म करते हैं,
तो सबसे पहला काम होता है यहां पर जो FeS हमारा है यानी कि फेरस सल्फाइड, ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्शन करता है, बना लेता है FeO, प्लस में क्या होता है हमारे पास यहां पर SO2 होता है। और यहां पर जब देखेंगे कि FeO बना तो आपको पता है कि इसमें हमने क्या रखा है, रेत मिलाया है। FeO प्लस क्या हो जाएगा, SiO2। इससे क्या बन जाता है हमारा FeSiO3, यानी कि यहां पर भी धातु मल निकल गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है कि यहां पर जो है सबसे प्रमुख कार्य है कि यहां पर स्व अवकरण की क्रिया होती है। स्व अवकरण क्या है, तो यहां पर जो है कॉपर सल्फाइड का कुछ हिस्सा क्या करता है, कॉपर सल्फाइड का कुछ हिस्सा अभिक्रिया करता है किससे, ऑक्सीजन से, और क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है Cu2। ठीक है, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड फिर क्या करता है, ये अभिक्रिया कर लेता है Cu2O प्लस SO2। तो यहां पर हमारे पास बन जाता है Cu और प्लस SO। ठीक है, जब बेसेमर परिवर्तक में इसको रखते हैं तो गर्म होता है, पिघले हुए रूप में रहता है, लेकिन जब इसको बाहर निकालते हैं तो इसमें जो SO2 गैस है ये बाहर निकल जाता है, और जब ये बाहर निकलता है उस लिक्विड में फफोला पड़ जाता है। तो इस कारण इस प्रकार जो हमारे पास प्राप्त होता है इसे हम लोग कहते हैं फफोलेदार तांबा। क्या कहते हैं बेटा, फफोलेदार तांबा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं। ठीक है, ये लगभग 98% तक शुद्ध होता है। कितना शुद्ध होता है, 98% तक। इसके बाद हमारे पास इसका सबसे लास्ट स्टेप बचता है, वह है शोधन। देखिए कॉपर का शोधन जो है यह मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा करते हैं। सबसे पहली विधि है जिसे कहते हैं हम लोग, वह पोलिंग कहलाता है। पोलिंग क्या होता है, तो पोलिंग का जो इस्तेमाल होता है इसमें बहुत सा सिंपल है कि फिर से इस फफोलेदार तांबा को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फफोलेदार तांबा को पिघला देते हैं और हरे बांस की बल्लियों द्वारा उसको मिलाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें कॉपर मिलता है। उस कॉपर को टफ कॉपर कहा जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार का कॉपर प्राप्त होता है जो कि 99.5% तक होता है। लेकिन इससे भी शुद्ध, उसको अंग्रेजी में पोलिंग कहते हैं, इससे भी शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया कहलाती है वैद्युत शोधन। क्या कहलाती है, वैद्युत शोधन। देखिए वैद्युत शोधन में क्या करते हैं, वैद्युत शोधन की क्रिया बहुत आसान। वैद्युत शोधन में यहां क्या करते हैं, तो वैद्युत शोधन में अशुद्ध कॉपर की छड़ जो है इसका बनाते हैं हम लोग एनोड। एनोड बनाते हैं। शुद्ध कॉपर ये कैसे होती है, अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ होती है। मोटी छड़ का हम लोग जो है एनोड बनाते हैं। इसके बाद शुद्ध कॉपर की पतली छड़ का इस्तेमाल हम लोग कैथोड के रूप में करते हैं। ठीक है, और विद्युत अपघट्ट के रूप में अम्लीय CuSO4 का विद्युत अपघट्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, विद्युत अपघट्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि जब हम ये क्रिया यानी कि विद्युत शोधन की क्रिया आरंभ करते हैं तो जो शुद्ध कॉपर है वह कैथोड पर जमा होने लगता है, और यहां पर यानी कि एनोड की छड़ वो पतली होने लगती है और कैथोड की छड़ मोटी हो जाती है। इस प्रकार जो हमको कॉपर प्राप्त होता है यह लगभग 99.9% तक शुद्ध होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको बताया कॉपर का निष्कर्षण। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जिंक और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण।